इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की मुबैना जाली LLB डिग्री के मामले पर दिया गया फैसला पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के लिए एक अहम मगर हसास मोड़ की हैसियत रखता है। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसला दिया है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की बतौर जज तैनाती गैर कानूनी थी, क्योंकि उनके पास आर्टिकल 175 के तहत मतलूबा अहलियत मौजूद नहीं थी। अदालत ने वजारत कानून को उन्हें डी नोटिफाई करने की हिदायत जारी की है। ये फैसला बज़ाहिर एक फ़र्द के खिलाफ कानूनी कार्रवाई मालूम होता है, मगर दर हकीकत ये पूरे अदालती निज़ाम के तरीक़ाकार पर संजीदा सवालात उठाता है। सबसे बुनियादी सवाल यह है कि अगर किसी शख्स की तालीमी अहलियत में सुकम मौजूद था तो वो ज़िलाई अदालतों से लेकर हाई कोर्ट्स और फिर सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट के दर्जे तक कैसे पहुँचा। मज़ीद ये कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के तौर पर 28 दिसंबर 2020 को कैसे तैनात हो गया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने 1992 में इस्लामाबाद बार एसोसिएशन में शमूलियत इख्तियार की, 1994 में हाई कोर्ट्स के एडवोकेट बने और 2008 में सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट के तौर पर नामजद हुए। वो न सिर्फ एक सरगर्म वकील रहे बल्कि बार के अहम ओहदों पर भी फाइज रहे, जिनमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की सदारत और इस्लामाबाद बार काउंसिल के सदर और जनरल सेक्रेटरी के मनासिब भी शामिल हैं। इस पूरे पस मंजर में सवाल फर्द से ज्यादा निज़ाम की कारकर्दगी पर उठता है। क्या वकला की रजिस्ट्रेशन, तरक्की और जजेस की तैनाती के मराहिल में जांच पड़ताल का निज़ाम है या कमज़ोर है? अगर ऐसा है तो ये मामला इस्लाहात का मुतकाज़ी है। ये फैसला इस अमर की याद दहानी भी है कि अदालती वक़ार का इन्हिसार सिर्फ फैसलों पर नहीं बल्कि इन अफराद की अहलियत और शफाफियत पर भी होता है जो इंसाफ की कुर्सी पर बैठते हैं। मुस्तक़बिल में अगर इदारा जाती एहतसाब और जांच के अमल को मजबूत ना किया गया तो ऐसे वाक़यात अवाम के एतमाद को मुतासिर कर सकते हैं। इसी पर पैनल के सामने सवाल रखेंगे। जाली डिग्री केस, तारिक जहांगीरी नाअहल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज की कुर्सी तक रसाई सिर्फ काबिलियत का नतीजा या निज़ाम की खामोश कमज़ोरियों का समर? ज़ैगम साहब। देखिए, इस खबर के बाद मुझे तो लगता है कि मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। जिस साइड की भी आप बात माने इस केस की, तो आपको कटहरे में तो पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ नज़र आता है, पाकिस्तान की आला तरीन अदलिया नज़र आती है। क्या वाकई पाकिस्तान की एक इतनी बड़ी हाई कोर्ट का जज मुन्ना भाई MBBS था, जिसके पास बुनियादी डिग्री नहीं थी और वो इतने बड़े मनसब पर बैठा हुआ था? और इस फैसले के मुताबिक ये जो वाइड एब इनिशियो बनता है कि उनकी तकर्री पहले दिन से ही ख़त्म थी, जवाज ही नहीं उनकी तकर्री का, वो पहले दिन से ही जज नहीं थे, तो फिर मुन्ना भाई MBBS ने अब तक जो ऑपरेशन किए हैं उनका क्या बनेगा? जो इतने केसेस उनके सामने आए होंगे, जो उन्होंने फैसले किए होंगे, वो क्या बनेगा? और इतने ही अहम सवालात दूसरी साइड ने प्रोसीजर्स के बारे में उठाए हैं, मेंटेनेबिलिटी के बारे में, मिसाल के तौर पर कि मेंटेनेबिलिटी में जो फैक्ट्स को, हक़ाइक़ को कंटेस्ट करने का मौका मिलना चाहिए था मुल्ज़िम को, जो खुद जज साहब हैं, वो उनको मौका नहीं दिया गया। और जो फैक्ट्स हैं वो ऐसे हैं जिन पर गुफ्तगू हो सकती थी, डिस्प्यूटेड थे, और जब फैक्ट्स डिस्प्यूटेड उन पर बात हो सकती हो तो ये केस ट्रायल में जाना चाहिए था। सही। और इसको ट्रायल कोर्ट को देखना चाहिए था, उसके बाद आगे जाना चाहिए था। ठीक। और फिर तीसरी बात कि चीफ जस्टिस साहब जो है, उनके कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला भी उठाया गया, क्योंकि ये उन जजों में से हैं जिन्होंने चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ दरख्वास्त भी दी थी। दुरुस्त हो गया। अब जज साहब के पास मौका मौजूद है, वो आगे हाई कोर्ट में भी बड़े बेंच की दरख्वास्त कर सकते हैं चीफ जस्टिस के बगैर, वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में भी जा सकते हैं। ठीक हो गया। लेकिन एक सवाल ये भी मौजूद है कि आखिर ये केस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास क्यों नहीं गया? क्या आइंदा जज इस तरीके से बरतरफ किए जाएंगे? तो जवाबात कम हैं और सवालात ज़्यादा हैं, और हमें अपने पूरे निज़ाम इंसाफ को देखने की ज़रूरत है। रज़ा रूमी साहब, वाकई सवाल बहुत ज़्यादा हैं। क्या वाकई जाली डिग्री वाला जज बन गया, 20 साल, 15 साल या 17 साल का करियर रखता हो? क्या जजों की तैनाती का मौजूदा तरीका शफाफ है आपके ख्याल में, या फिर इसके अंदर खामोश समझौते शामिल हैं? देखिए, शफाफ तो नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता मामला तो आज जिस नहज पर पाकिस्तान की अदलिया और लोगों का एतमाद अदलिया और इंसाफ के निज़ाम के ऊपर है, वो यहाँ ना पहुँचा होता। और यही एक ऐसा मसला है कि ये बार बार इसमें नए तजुर्बे किए जाते हैं। कभी
जजेस केस में ये सारे इख्तियारात जज ले लेते हैं। अभी हालिया तरामीम के बाद इसको डाइल्यूट कर दिया गया है। उससे कबल एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट करता था, उनका रोल होता था, तो कहीं भी हम नहीं पहुंच पाए। ये जो केस है, देखिए मुझे फिर आयशा शायद आपको पसंद नहीं आएगी मेरी बात, मैं तारीख का हवाला देना चाहूंगा कि जुल्फिकार अली भुट्टो का जब केस जेर समाअत था तो उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट के एक जज जो है जस्टिस सफदर शाह, उनके खिलाफ भी इसी तरह का मुकदमा तकरीबन ऐसा ही किया गया था और उनको भी कहा गया था कि उनकी मैट्रिक की जो सनद है वो जाली है और उनकी कोई डेट ऑफ बर्थ जो है वो गलत लिखवाई हुई है, अल्लाह जाने को इस तरह के मामला थे। और इसी तरह उनको नापसंदीदा जज को मैदान से अलग कर दिया गया था। और इससे कौन सफर करेगा, इससे यकीनन अदालतों में से मजीद एतमाद जो है वो कम होगा, क्योंकि लोग यही देखेंगे कि यहाँ तो कोई तरीकाकार ही नहीं है। देखिए जज साहब को अगर बिल्कुल जैगम खान साहब ने कहा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एक फोरम है जहां पर ऐसा मामला जो है उनको पेश होना चाहिए, और फिर ये रवायत पड़ जाएगी कि जज एक दूसरे के खिलाफ मुकदमेबाजी जो है उसमें फरीक बनते रहेंगे। इसीलिए ये रूल बड़ा क्लियर है कि, और ये रूल इस तरह से कि नो जज शैल पास अ रेट अगेंस्ट अनदर, ये बड़ी एक सेटल्ड लॉ है। इसलिए मैं आज के इस फैसले से बहुत जैसे कहना चाहिए गमनाक हूँ। जी गमनाक हैं जी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आजाद साहब और आमिर साहब की राय आपके सामने रखेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। शहजाद साहब, ये जो केस का फैसला जिस पे हम बात कर रहे हैं, आपके ख्याल में ये एक फर्द की नाअहली है या इदारों की इज्तिमाई नाकामी का इतराफ है? देखिए, यहाँ पे रजा रूमी साहब ये कह दें कि अदलिया ने पिछले चंद वर्षों में अदलिया ने अपना कंडक्ट जो दिखाया है उसके बाद उससे बहुत सारे सवालात खड़े हो गए हैं। तो जहां पर आप हर दौर में अदलिया के ऊपर सवालात, क्योंकि उनका कंडक्ट आपको पसंद नहीं आता या आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं है या किसी साइड की मर्जी के मुताबिक नहीं है, बदकिस्मती से साइड्स बन गई हैं, तो फिर होता यूं है कि हर दौर में अपनी अपनी अदलिया जो है उसको लाया जाता है। चंद सवालात मैं भी आपके सामने रखता हूँ। मुझे ये बताइए कि आज तारिक महमूद जहांगीरी साहब तो चले नाअहल हो गए, उनके जितने मुकदमे जिसका वो फैसला कर चुके हैं, उन फैसलों की क्या हैसियत है? क्या आज के फैसले में ये भी लिखा गया कि जो फैसले, और मुझे पता है कि एक आपकी आईनी शिक मौजूद है जो कहती है कि जो क्लोज बिजनेस है उसको क्लोज बिजनेस के तौर पे ही समझा जाएगा, यानी जो फैसले हो चुके वो फैसले हो चुके। अब अगर एक जज पिछले इतने सालों से फैसले दे रहा था और वो आपने अपने अपने इंसाफ के निज़ाम का हिस्सा बना दिया है, आज आप किस मुंह से कह सकते हैं कि ये जज अब इस काबिल नहीं रहा कि अपना काम कर सके, क्योंकि ये नाअहल है? दूसरी बात, तीसरी बात ये कि मुझे बताइए कि जज जब पिक किए जाते हैं तो ये कौन इनको लेके आता है? चौथी बात, ये जब जजेस जहां पे भी हों, आज आपके पास सुप्रीम कोर्ट में है या आईनी अदालती निज़ाम के ऊपर सवालात तो 26वीं 27वीं तरमीम के बाद बेशुमार खड़े हो गए, लेकिन इनके साथ साथ इससे पहले भी जब तक ये तरमीम नहीं हुई थी, क्या हमारे जजेस के ऊपर यह सवाल उठाया जाता था कि ये कहीं देख के फैसले करते हैं? और अगर ऐसी बात थी तो अदालती निज़ाम तो आपका तब से खराब है। ठीक, तो ये अदालती निज़ाम, ये आपका जो कि रीढ़ की हड्डी है आपके पूरे माशरती निज़ाम की, माशरती निज़ाम की, अगर उसका ये हाल है, इतना करप्टेड है कि उसका आपको किसी चीज पे यकीन नहीं है, जब एक फैसला होता है उस पर यकीन नहीं, दूसरे पे यकीन नहीं, जजों पे यकीन नहीं। यही जजेस अपने तौर पे एक बेहतरीन अदलिया के तौर पे भी सामने आते थे। वही हाल जो कि रूमी साहब कह रहे थे कि आज जो फैसला हुआ वो उससे नाखुश है। मेरा ख्याल है कि बिल्कुल सही तौर पे और जायज तौर पे नाखुश है। आमिर साहब, कहाँ से शुरू करें और कहाँ तक जाएं? अगर बात यहाँ आ गई कि लोग निज़ाम पर यकीन पर सवाल उठाने लगे, तो फैसला मुस्तकबिल के इस्लाहात के लिए दस्तक आप समझते हैं या वक्ती एहतसाब या फिर हिसाब जिसे वक्त के साथ भुला दिया जाएगा? आयशा, ये जो अभी रज़ा रूमी ने कहा ना कि इस तरह की जब भी फैसले आते हैं तो अवाम का एतमाद अदलिया के ऊपर और ज़्यादा कम हो जाता, मैं उनके साथ इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि कम वो चीज़ होती है जो पहले मौजूद हो, उसकी मिकदार में थोड़ी सी कमी होती है। हमारा हाल ये हो गया है कि हमें अदलिया पर एतबार ही नहीं रहा, और मैं इस फैसले के स्पेसिफिक जो डिटेल्स हैं उसमें जाए बगैर मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक बहुत डीपर इशू की तरफ ये इशारा करता है, और वो हमारा निज़ाम इंसाफ नहीं है, वो हमारा निज़ाम तालीम है बुनियादी तौर पर। जब 1980 की दहाई में जनरल ज़ियाउल हक ने उसकी बर्बादी का अमल शुरू किया था, और उसके बाद वो तो जो उन्होंने करना था वो करके चले गए, लेकिन उसके बाद 90 की दहाई में जब पै दर पै हमने जमहूरी हुकूमतों को आते देखा और जाते देखा,
वहाँ से लेके अब तक ये कोई 30-35 बरस का अरसा हो गया है आशा, कभी आपने सुना कि किसी हुकूमत ने हमारे निज़ाम तालीम को अपनी प्रायोरिटी बनाया हो और उसने ये फ़ैसला किया हो कि जिस तरह से हमें साइंस और मैथमेटिक्स से हटाकर तोहम परस्ती की तरफ लाया जा रहा है वो हमारे माशरे के लिए सही नहीं है और हमने उसको एज अ प्रायोरिटी ठीक करना है। ये आज तक किसी हुकूमत ने नहीं किया। हर हुकूमत जो आई उसने कहा कि नहीं, ये प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर दो क्योंकि ये हमारे बस की बात नहीं है, और प्राइवेट सेक्टर ने हमारे निज़ाम तालीम को प्योरली प्रॉफिट मोटिव के ऊपर चलाया। आप मुझे ये बताएं, ये जाली डिग्री की जो बात हो रही है, ये जिन वकीलों के पास जेन्युइन डिग्रीज हैं वहाँ पर मेयार तालीम क्या है? क्या वहाँ पर चीटिंग नहीं होती है जी? हम उन मुल्कों में से हैं जिसको पुलिस फोर्स और कभी कभी तो रेंजर्स तक डिप्लॉय करने पड़ते हैं एग्जामिनेशन सेंटर्स के बाद सिर्फ चीटिंग को रोकने के लिए। हम वो माशरा हैं जिसके अंदर हमारे टीचर्स जो हैं उनमें से इंतहाई कम मिकदार में ऐसे लोग होते हैं जिनका टीचिंग जो है वो एक प्रोफेशन ऑफ चॉइस होता है। ज़्यादातर उसको एक ट्रांजिशनरी प्रोफेशन की तरह ट्रीट करते हैं। कोई शादी का इंतज़ार कर रहा है तो वो टीचर बन जाता है, और कोई अपने किसी और इम्तिहान में या किसी और नौकरी का इंतजार कर रहा होता है तो वो टीचर बन जाता है। ठीक हो गया आमिर साहब, मेरे माजरत के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। बात निज़ाम तालीम तक की हो गई, मगर दरकार सिर्फ और सिर्फ मेरिट का अमल दरामद।